इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर सुनें। विनी की शादी अनय के साथ तय हुई थी। उसकी अपनी दुकान थी। एक बड़ा भाई और भाभी भी थे। अनय की माँ नहीं थी। वह दोनों भाई अंतर्मुखी थे लेकिन अच्छे स्वभाव के थे। नीरज अपनी दुकान जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी कैलाश नाथ जी अचानक आ पहुँचे। उन्हें बैठक में बैठाया गया। नीरज बोला, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे कि बिना बताए अचानक मैं इस वक्त कैसे आ गया हूँ। कैलाश नाथ जी बोले, हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है अंकल। अब तो आप हमारे संबंधी हैं, फिर हमारे पिता समान भी हैं। आपका आना तो हमें अच्छा लगेगा। नीरज ने कहा, अच्छी बात है। देखिए नीरज जी, शादी में हमारी ओर से कोई मांग तो नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है। कैलाश नाथ जी ने कहा, जी या तो आपका बड़प्पन है। नीरज जी ने आभार जताया तो कैलाश जी और गर्व से भरकर बोले, नीरज जी, किसी के कुछ देने लेने से किसी का घर नहीं चलता है। किसी चीज़ की कमी थोड़ी ही है हमारे यहाँ। कैलाश नाथ जी बोले रहे थे और नीरज हाँ जी कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अब यह कब अपने आने का प्रयोजन बताएंगे, क्योंकि उसे ऑफिस के लिए देर भी हो रही थी। लेकिन कैलाश नाथ जी पूरी फुर्सत में आए थे। वैसे तो कोई अपनी लड़की खाली हाथ भेजता नहीं है। फिर आपके दादाजी का बनारस में नाम है। वह खुद अपनी इज्जत का ख्याल करेंगे। हम क्यों मांग कर छोटे बने? कैलाश नाथ जी ने बहाने से अपनी मनसा समझाई। अब नीरज के माथे पर सिकन आ गई थी। वह थोड़ा सख्त होकर बोला, दादाजी हैं, ठीक बात है, लेकिन विनय सिर्फ मेरी और मेरे भाइयों की जिम्मेदारी है। अब कैलाश नाथ जी ने थोड़ा भाव बदलते हुए कहा, हाँ मेरा मतलब है आप खुद अपने मान सम्मान का ख्याल रखेंगे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ बता दूँ कि आपको हमारी इज्जत का भी पूरा ख्याल रखना है। मतलब मैं समझा नहीं। नीरज ने पूछा, मतलब यहाँ की बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। खाना पीना सब अच्छा होना चाहिए और मिठाइयाँ तो देसी घी में ही होनी चाहिए, वरना हमारे रिश्तेदारों में हमारी नाक कट जाएगी। कैलाश नाथ जी ने बात पूरी की तो नीरज ने मन ही मन राहत की सांस ली कि ये सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था की ही बात कर रहे थे। फिर नीरज ने कुछ सोचकर कहा, जी बिल्कुल, आप निश्चित रहिए। कैलाश नाथ जी के रवाना होने के बाद नीरज निकिता से बोला, बाप रे, इतनी देर हो गई है, अब मैं निकलता हूँ। नाश्ता तो करके चाहिए। निकिता बोली, नहीं अब मैं नहीं रुक सकता, बहुत देर हो गई है, तुम लंच भेज देना या खुद ले आना। नीरज कहकर निकल गया। ऑफिस में उसके बॉस, जिन्हें सब भैया जी कहकर बुलाते थे, वह आ चुके थे। वह नीरज के देर से आने पर नाराज़ थे। हालांकि नीरज को अच्छे से जान चुके थे। उसकी काबिलियत के कारण वह ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे। वह नीचे दुकान में ही टहल रहे थे। नीरज के पहुंचते ही वह सामने ही मिल गए। गुड मॉर्निंग भैया जी। नीरज हड़बड़ा कर बोला, गुड मॉर्निंग, आज फिर देर से? चलिए जल्दी बहाना बताइए आज का। भैया जी बोली, आप तो जानते हैं कि छोटी बहन की शादी है तो। कहते हुए नीरज ने सुबह की पूरी बात बताई। ओह अच्छा, लड़की ब्याहना आसान नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, भैया जी बोले। कुछ देर ही बीते थे कि सामने से कैलाश नाथ जी फिर आते दिखे। उन्होंने नीरज को ऑफिस के बाहर से ही बुलाया। उन्हें देखकर भैया जी नीरज के पास आकर धीरे से बोले, यह महाशय कौन है? यह है मेरी बहन के ससुर जी। नीरज ने बताया। ओह अच्छा, जाओ देखो क्या बात है, भैया जी बोले। नीरज बाहर गया तो कैलाश नाथ जी बोले, मैं इधर आया हुआ था तो सोचा यहीं मिलकर बता दूं। अब आपके घर तक जाना तो मुझसे होता नहीं। क्या बात है बताइए, नीरज बोला। नीरज जी, सुबह मैंने बताया था कि बारातियों की खातिरदारी के इंतजाम के बारे में। तब मैं बताना भूल गया था कि मीठे में रसमलाई ज़रूर रखिएगा। बिना रसमलाई के तो कोई दावत हमारे यहाँ पूरी ही नहीं होती है। वह तो बहुत ज़रूरी है, कैलाश नाथ जी बोले। नीरज ने उन्हें आश्वासन दिया कि कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। उसके बाद वह चले गए। तब नीरज ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। कुछ दिन बाद कैलाश नाथ जी के परिवार में बच्चे के मुंडन संस्कार की खुशी में दावत रखी गई।
नीरज के दादाजी को भी परिवार सहित आमंत्रित किया गया। विनी और बच्चों को छोड़कर दावत में सभी लोग गए, लेकिन वहाँ एक दुर्घटना घट गई। वहाँ रखी रसमलाई के बर्तन को हलवाई ढके बिना किसी काम से उठकर चला गया। तभी बर्तन में छिपकली गिर गई। दावत के बाद घर पहुँचने पर सभी मेहमानों की हालत ख़राब हो गई। नीरज के परिवार में भी सबकी हालत ख़राब हो गई, लेकिन राहत की बात ये रही कि समय रहते सबका इलाज होने से सबकी जान बच गई। एक दिन सुबह सुबह फिर कैलाश नाथ जी आए। उन्होंने नीरज से कहा, नीरज जी, आपसे मैं यहाँ कहने आया हूँ कि रसमलाई कतई मत रखिएगा मीठे में। नीरज जी ने पूछा, क्यों? नहीं नहीं, मेरे बाराती तो रसमलाई को हाथ भी नहीं लगाएंगे, कैलाश नाथ जी बोले। नीरज को मन ही मन हंसी आई, लेकिन वह बनकर बोला, लेकिन मैं तो ऑर्डर दे दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कैंसिल कर दीजिए। रसमलाई का तो मैं नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ, कैलाश नाथ जी बोले। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। तय मुहूर्त पर शादी हो गई और विनी विदा हो गई। निर्मला देवी और नीरज खुश थे कि वह इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, लेकिन सच तो यह है कि बहन बेटी के पहले से ज़्यादा शादी के बाद जिम्मेदारी बन जाती। नीरज निकिता उसके ससुराल से आई हर मांग को अपनी ज़रूरतों में से कटौती करके पूरा करते। फिर भी विनी की जेठानी अलका हर मौके पर उन्हें भी और विनी को भी बातें सुनाती। वह स्वभाव से लालची स्वभाव की भी थी और ईर्ष्यालु भी। विनी सर झुका के सब सह लेती थी। इसी बीच वह एक बेटी की माँ बन चुकी थी। समय बीतता गया। एक बार शहर में लू का कहर चला। सैकड़ों लोग लू के लपेट में आकर अस्पताल में भर्ती हुए। अनय भी लू की लपेट में आकर अस्पताल में भर्ती हो गया था। उधर विनी दोबारा माँ बनने वाली थी, वह भी अस्पताल में भर्ती थी। दोनों के अलग अलग अस्पताल में भर्ती होने के कारण एक तरफ नीरज को तो दूसरी तरफ निकिता को जाना पड़ा। इधर अनय की हालत बिगड़ती जा रही थी। पल पल में कई लोगों की मृत्यु देखकर डॉक्टर भी हिम्मत खो पड़ा था, क्योंकि वह भी जिस व्यक्ति को भी हाथ लगाते उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसी स्थिति डॉक्टर ने भी कभी नहीं देखी थी। डॉक्टर ने अनय के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने की हिदायत दी थी। अलका की ईर्ष्या ऐसी परिस्थिति में भी खत्म नहीं हुई थी। उसने बर्फ़ की एक छोटी सिल्ली से उसके सिर पर रख दी। इस कारण उसके शरीर का तापमान एकदम से गिर गया। जब डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने उसे बहुत डांटा। आप क्या मरीज को मारना चाहती हैं? ऐसा कौन करता है? वो मुझे लगा इससे आराम आएगा। अलका नादान बनकर बोली, चाहिए आप बाहर जाइए, नर्स संभाल लेंगी। डॉक्टर साहब गुस्से से भरकर बोले। दूसरी ओर विनी को हल्का हल्का दर्द हो रहा था और उन्हें की चिंता में घबराहट भी हो रही थी। वह रोए जा रही थी। विनी दी, आप रोइए मत, हिम्मत से काम लीजिए, निकिता ने उसे संभालते हुए कहा। भाभी, उनको कुछ हो गया तो वह ठीक तो होंगे ना? विनी रोते हुए बोली। सब अच्छा हो जाएगा दीदी। अगर आपकी संतान को पिता का सुख लिखा है तो कोई उसे छीन नहीं सकता है। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, मन ही मन सब अच्छा हो जाएगा माँ की कृपा से, निकिता ने समझाया। भी विनी दुर्गा चालीसा का पाठ मन ही मन जपने लगी। उधर अनय की जिंदगी अब तब पर थी। उसकी सांसें छूट रही थी, सब हिम्मत छोड़ चुके थे। जैसे ही विनी ने पाठ पूरा किया, अचानक ही उसे प्रसव पीड़ा तेज हो गई और कुछ देर बाद उसने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। तभी नीरज वहाँ बहन के पास आया, उसे बेटी की जन्म की बधाई दी। भैया, पहले बताओ वो कैसे हैं? भैया बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही, विनी ने नीरज को झकझोर कर पूछा। विनी, तेरी बेटी बहुत भाग्यवान है, उसने अपने पिता के प्राण वापस भगवान से छीन कर ले लिए, नीरज ने कहा। तब विनी की जान में जान आई। मैंने कहा था ना विनी दी, अगर संतान के भाग्य में पिता का सुख है तो भगवान कैसे उससे उसके पिता को छीन सकते हैं। इधर आपने माँ का स्मरण किया, उधर उन्होंने अनय जी के प्राण लौटा दिए, निकिता भावुक होकर बोली। नीरज और निकिता ने अन्य और विनी का हर तरह से साथ दिया, लेकिन कैलाश नाथ जी और अलका उन्हें मौके परेशान करते रहते। एक दिन अनय के बड़े भाई की मृत्यु हो गई। उनके बच्चे भी छोटे ही थे। घर में रोना धोना मच गया।
घर में चूल्हा बंद कर दिया गया। नीरज निकिता भी वहाँ पहुँचे। अंतिम संस्कार के बाद वह वापस लौट आए। अब भोजन नीरज को ही विनी के ससुराल भेजना था। चूँकि नीरज निकिता के दोनों बच्चे भी बहुत छोटे थे, उसे इतने सारे लोगों का खाना तैयार करने में थोड़ा समय लग गया। नीरज खाना लेकर वहाँ पहुँचा। तभी कैलाश नाथ जी उससे नाराज़ होकर कहा, यह आपके आने का समय है, आपको पता नहीं है घर की औरतें सुबह ही खाना खाकर सियापे पर बैठी हैं। नीरज को अचरज हुआ कि जिसका जवान बेटा खत्म हो गया वह ऐसी बातें कैसे कर सकता है। वह अब घर लौटा और गुस्सा होकर बोला, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बार बार वह अपमान करते रहेंगे और हम सहते रहेंगे। अपना पेट काट कर हम उनके रीति रिवाज पूरे करते हैं, फिर भी जाने दीजिए। ऐसे समय में हमारा कुछ बोलना ठीक नहीं है। फिर हमें तो अनय जी और विनी दी का मुंह देख कर सब करना है। लेकिन नीरज बोला तो निक्की ने कहा, अगर विनी दी और अनय जीजा जी कुछ गलत कहें तो आप मत जाना, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा है ना। समझाने पर नीरज शांत हो गया और उसने सारा व्यवहार पूरा किया। कुछ समय बाद कैलाश नाथ जी भी चल बसे। उसके बाद अलका ने जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए झगड़ा किया। आने नहीं चाहते थे कि वह उनसे अलग रहे, क्योंकि अब भाई भी नहीं थे तो वह उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझते थे। फिर भाई के बच्चों को वह अपने से अलग नहीं करना चाहते थे, लेकिन अलका समझती थी कि वह उसका हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। तब हार कर अनय ने उन्हें उनका हिस्सा दे दिया, जिसे लेकर वह अपने बच्चों सहित मायके चली गई। लेकिन इन सारे घटनाक्रमों के बाद विनी के जीवन में थोड़ी शांति आ गई और नीरज भी अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर सका। रविवार का दिन था। नीरज घर पर ही था। तभी निकिता के भाई साहब एक व्यक्ति के साथ घर पर आए। नीरज और निकिता दोनों ही ने नहीं पहचानते थे, इसलिए दोनों भाई साहब को प्रश्नों भरी दृष्टि से देखने लगे। भाई साहब को अनजान व्यक्ति के साथ देख नीरज और निकिता उन्हें प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगे। फिर उनका स्वागत करते हुए निकिता बोली, आइए आइए भाई साहब, नमस्ते। नीरज ने उन्हें बैठने के लिए कहा। बैठने के बाद भाई साहब ने उस व्यक्ति का नीरज से परिचय कराया। यह भोलेनाथ धवन जी हैं। नमस्ते, नीरज ने कहा। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। भाई साहब ने बात शुरू की। जी कहिए। भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए प्रस्ताव लाए हैं। भाई साहब बोले तो नीरज ने सवाल किया, कैसा प्रस्ताव? तब भोलेनाथ जी बोले, नीरज जी मैं माचिस का व्यवसाय करता हूँ, यह हमारा पुश्तैनी काम है। मेरे 2 पार्टनर भी हैं। जी अच्छा, नीरज बोला, मेरा यह काम काफ़ी बड़ा है। मैं यह काम अब उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी फैलाना चाहता हूँ। भोलेनाथ जी बोल रहे थे, तभी नीरज बीच में टोक कर बोला, तो इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे अपने काम को बिहार में स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। आपके साले साहब मेरे अच्छे मित्र हैं, इन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की है। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी सेल्स की नॉलेज रखते हैं, ग्राहक को बड़ी आसानी से अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं। मुझे भी ऐसा ही व्यक्ति चाहिए और साथ ही साथ वह निडर भी हो, बिहार के गांव-गांव तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचा सके। भोलेनाथ जी ने बात पूरी की। लेकिन मैं तो पहले ही नौकरी कर रहा हूं जो कि अच्छी चल रही है, फिर मेरा यहाँ अपना घर भी है। नीरज बोला, कैसी बात कर रहे हैं नीरज जी आप? मैं आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफ़र दे रहा हूँ और आप एक नौकरी को इतना महत्व दे रहे हैं। भोलेनाथ जी ने कहा, आप सोच लीजिए, मैं आपको 25% वर्किंग पार्टनर का ऑफ़र दे रहा हूँ। पैसा सारा मेरा लगेगा और मेहनत आपकी। आप सोचकर 1-2 दिन में बता दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। भोलेनाथ जी बोले। अपनी बात करके वो चले गए। तब भाई साहब ने कहा, नीरज देखो, मुझे तो यह बहुत अच्छा मौका लग रहा है, तुम हड़बड़ा कर जवाब मत दो। बिना पैसों के बिजनेस का मौका कहाँ मिलता है। यह कहकर भाई साहब भी चले गए। नीरज सोच विचार में मगन हो गया। उसे कमरे में टहलते देख निकिता ने कहा, क्यों इतना परेशान हैं आप? परेशान नहीं, सिर्फ सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। एक और इतना अच्छा ऑफ़र है और दूसरी और भैया जी जैसे इतने अच्छे मालिक हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है, जहाँ पक्की नौकरी की गारंटी है। नीरज ने कहा, आपको अगर मन में थोड़ी सी भी शंका है तो आप मना कर दीजिए। निकिता ने कहा, लेकिन निक्की अगर दिमाग की सुने तो यह जीवन में आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका है। मैं अपनी
मामूली सी सैलरी से कहाँ तुम्हें कुछ सुख दे पाता हूँ। फिर भाई साहब ने भी मेरा नाम उन्हें सुझाया है तो उन्हें मुझ पर कितना भरोसा होगा। सही कह रहे हैं आप, जैसा ठीक लगे आप कीजिए। सही बात है, बचत तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर कल को बच्चे बड़े होंगे, सब उनको भी सेटल करना होगा। कैसे करेंगे सब कुछ हम इतनी सी सैलरी में। नीरज ने भोलेनाथ जी के ऑफ़र के बारे में अपने मालिक भैया जी को बताया। देखो नीरज, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम्हारी तरक्की हो। यह भी सच है कि तुम्हारा जाना मुझे खलेगा। इतने सालों में तुम सिर्फ मेरे कर्मचारी नहीं रहे हो, मेरे अपने की तरह हो गए हो। इसलिए मैं एक शुभ चिंतक होने के नाते तुम्हें यह सलाह ज़रूर दूंगा कि भोलेनाथ धवन जी की कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है, उनके साथ ज़रा संभल कर काम करना। आप चिंता मत कीजिए भैया जी, मैं पूरी सतर्कता बरतूंगा। नीरज बोला। नीरज, मुझे गलत मत समझना, यहाँ के नियमानुसार एक बार अगर नौकरी छोड़ोगे तो दोबारा नहीं रखे जाओगे, क्योंकि पिताजी अपने नियमों के पक्के हैं, भैया जी ने आगाह किया। लेकिन नीरज के मन में भय का कोई स्थान नहीं होता था। उसे अपने पुरुषार्थ पर बहुत भरोसा था। आगे बढ़ने के वक्त वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता था। उसने भोलेनाथ जी का ऑफ़र स्वीकार कर लिया और पटना के लिए निकल गया। उसने वहाँ रहने का इंतज़ाम किया, फिर निकिता और बच्चों को भी ले गया। माँ का मन पटना में नहीं लगा तो वह कुछ दिन बाद मुंबई चली गई। धीरे धीरे उसने अपने व्यापार को पूरे बिहार में फैला दिया। वो वहाँ के नामी व्यापारियों में गिना जाने लगा। अब उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। वह निकिता को और बच्चों को अच्छे से अच्छा पहनाता था। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे, उन्हें खूब घुमाता फिराता। हर साल गर्मी की छुट्टियों में वो शहर के बाहर भी घुमाने ले जाता। घर में अन्न हमेशा भरा रहता। एक बड़ा सा घर उसने किराए पर लिया था, उसी में गोदाम और दफ्तर भी था। वहाँ उसके व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। अधिकतर व्यापारी गांव से आते थे। ज़्यादा थकी होने के कारण एक दिन निकिता खींच कर बोली, रोज़ किसी न किसी का एक्स्ट्रा खाना बनाना होता है और मुंशी जी का खाना भी मैं ही बनाऊं। मुंशी जी यानी अकाउंटेंट भी उन्हीं के साथ उसी घर में रहते थे। परिवार से दूर अकेले थे, इसलिए वह खुद अपना कच्चा पक्का पकाते थे। इसलिए नीरज अक्सर निकिता से उनका खाना बनाने को कह देता था। निकिता की बात सुनकर नीरज ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, जानता हूँ थक गई हो इसलिए ऐसा कर रही हो, लेकिन ऐसा कभी मत कहा करो। तुम भाग्यवान हो कि तुम्हें खिलाने का मौका मिलता है। जिस घर में अतिथि आते हैं भगवान की उन पर मेहर रहती है। फिर यह लोग गांव से इतनी दूर से आते हैं, जब घर है यहाँ तो कहीं बाहर क्यों खाएं। ये लोग जानते भी हो, जब मैं इनके गांव जाता हूँ तो यह मेरी कितनी आवभगत करते हैं। जानती हूँ वह थोड़ा थक गई थी, आज तो कह दिया सॉरी। निकिता ने माफ़ी मांगी। नीरज सारा काम मेहनत से कर रहा था, हिसाब किताब सब कुछ सही रखता था, लेकिन जब भी वो सालाना हिसाब के लिए भोलेनाथ जी से कहता तो वो आगे करेंगे कहकर टाल देते। वे उसे किराया और कुछ खर्च का पैसा देकर टरका देते। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे थे। नीरज अधिकतर टूर पर रहने लगा था। उसकी एक बुरी आदत थी कि वह जब अपने काम में व्यस्त होता तो परिवार को भी भूल जाता और घर पर कभी फ़ोन करके अपने देश से आने या ना आने पाने की सूचना नहीं दिया करता था। निकिता बस उसकी इसी आदत से परेशान रहती थी। हालांकि पटना में नीरज के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। जिस मकान में किराए पर रहते थे उस मकान मालिक का परिवार बहुत ही सभ्य था। उनके साथ उसे कभी परायापन या अकेलापन नहीं लगा। वह निकिता के जीवन का सबसे सुंदर समय था, लेकिन दोनों जीवन साथी बिल्कुल एक सी किस्मत लिखवा कर लाए थे। उतार चढ़ाव थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यह सच है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ज़्यादा ही थे। ठंड की रात थी। नीरज अब तक घर नहीं लौटा था। निकिता उसका रास्ता देखते देखते थक चुकी थी। उस समय मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं कि वह उसे फ़ोन करके तसल्ली कर लेती। नीरज का टूर से आने जाने का कोई समय निश्चित नहीं होता था। वह करीब 2:30 बजे रात को लौटा। तब निकिता ने राहत की सांस ली। जैसे ही वह आया निकिता ने उसे पानी दिया।
निक्की चाय बना लाओ, नीरज ने पानी पीते ही कहा। इतनी रात को चाय पियेंगे, खाना खा लीजिए, निकिता ने कहा। चाय को मना करो तो नीरज भड़क जाता था। देखो यार, थकान चाय से ही मिटती है। एक तो इतनी ख़राब सड़क है यहाँ, उस पर से तुम आते ही मूड ख़राब कर रही हो। वैसे खाना मैंने ढाबे पर खा लिया था और या कोई खाने का समय भी नहीं है। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप, मैं अभी बना लाती हूँ। चाय बनाकर निकिता ने जैसे ही नीरज की तरफ बढ़ाई, उसने देखा नीरज का स्वेटर फटा हुआ है, उसके कान के पीछे खरोंचे भी है। यह क्या हुआ है आपको, निकिता ने पूछा। कुछ नहीं, वह बस गाड़ी से उतरते वक्त लग गई, नीरज ने जवाब दिया। तो क्या कान के पास खरोंच भी लग गई? सच बताइए, आपको यह चोट कैसे लगी? क्या कोई एक्सीडेंट हुआ? तब नीरज चाय पीते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी झड़प हो गई मोतीहारी वाले से। कौन? वह मोतीहारी वाला व्यापारी? क्यों? निकिता ने उत्सुकता से पूछा। हाँ वही, रामबरन से काफ़ी दिन से पेमेंट नहीं दे रहा है, काफ़ी पैसा दबा कर बैठा था। आदमी भेजे तो उनको तो उसके नौकर ही झूठा बहाना बनाकर लौटा देते थे। इधर पेमेंट के लिए धवन जी भी ज़्यादा प्रेशर बनाने लगे हैं, तो मैं ही वहाँ गया। एक तो वह दबंग आदमी भी है, इसलिए मैं खुद गया कि शायद मेरे जाने से वह दे दे, लेकिन मुझसे भी वह दबंगई दिखाने लगा तो मुझे भी गुस्सा आ गया। बहस हो गई उससे तो वह हाथापाई पर आ गया। बड़ी मुश्किल तमाम जब मैं बिना पैसे लिए आने को अर्जी नहीं हुआ तो उसके पिताजी ने उसे समझाकर मेरा पेमेंट दिलवाया। पूरी बात सुनकर निकिता बोली, हे भगवान, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो? और इस रामबरन को आप अपने घर में बुलाकर कितना स्वागत सत्कार करते थे, उसने उसका यह सिला दिया। अब यहाँ ऐसे ही काम होता है। अगर इतना आसान होता तो धवन जी अपने घर के किसी सदस्य को पार्टनर ना बनाते, मुझे क्यों बनाते? नीरज ने चाय का कप रखते हुए कहा। तो कौन सा वह तुम्हें धरोहर ही दे रहे हैं, एक तरीके से सैलरी ही देते हैं, पूरा हिसाब तो वह करते नहीं हैं, निकिता बोली। तुम भूल रही हो कि हम पिछले से अच्छी स्थिति में हैं, पहले कितने परेशान थे। नीरज ने निकिता को समझाना चाहा। तो उसके लिए आप भी तो दिन रात मेहनत करते हैं, अधिकतर बाहर रहते हैं। यहाँ बिहार में इतना सारा पैसा और माल लेकर रात बिरात टूर लगाना भी खतरे से खाली नहीं है। आप रिस्क भी तो लेते हैं अपनी लाइफ का, तो क्या बस खाने पहनने तक ही खुश हो जाओगे आप? निकिता बोली। मैं बात करूँगा हिसाब करने के लिए। चलो कल तुम्हें मैं साड़ी दिलवा कर लाता हूँ, फिर मूवी भी देखने जाएंगे। नीरज ने निकिता का मूड ठीक करने की कोशिश की। कहीं जाना है मुझे, आप आराम करो पहले, मैं सिर्फ भविष्य की चिंता करती हूँ। अगर धमन जी ने बीच में हाथ खींच लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी हायर स्टडीज करवानी है। मिनी की शादी के लिए भी कुछ नहीं जोड़ा है हमने। अब तो बनारस वाला मकान भी नहीं है, निकिता बोलती जा रही थी। अच्छा, अब नकारात्मक बातें बंद करो, कल देखेंगे क्या करना है। निकिता का डर सही था। धवन जी के बेटे बड़े हो चुके थे और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो अब धवन जी अपना बिजनेस बंद करके व्यवसाय बदलना चाहते थे। उन्होंने एक नर्सिंग होम खोलने की तैयारी कर ली थी। धीरे धीरे वह काम बंद करने के चक्कर में थे। नीरज उनकी पेमेंट भेजता जा रहा था, लेकिन जब वह ऑर्डर भेजता तो वह टालते रहते। अब नीरज को भी कुछ संदेह होने लगा, तो उसने बनारस जाकर बात की तो उन्होंने बिहार का काम बंद करने की बात कह दी। तब नीरज ने उन्हें उसका हिसाब करने को कहा, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि हिसाब क्या है, इतने साल से इतना तो आप पर खर्चा हुआ होगा मेरा, और फिर मेरा कितना पैसा वहाँ आपने फंसा दिया। यह क्या कह रहे हैं आप? हर व्यापारी पिछला पैसा तभी देता है जब उसको आगे माल दिया जाए। अगर आप काम समेट देंगे तो पैसा तो डूबेगा ही। सारा काम एक नंबर का तो है नहीं। यह आप भी जानते हैं व्यापार के क्या वसूल है बाज़ार में। नीरज बोला। देखिए नीरज जी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आप व्यापारियों से पैसा निकलवाइए और ले लीजिए। धवन जी अकड़ कर बोले, अरे लेकिन आप हिसाब तो कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ नहीं निकलता तो शायद देना निकलता हो।
जो है वह सामने तो आए, नीरज बोला। पहले मार्केट से पैसा निकलवाइए तो कुछ बात हो। धवन जी अड़े रहे। जैसे ही व्यापारियों को पता चलेगा कि आगे काम बंद होने वाला है तो वे चुकाएंगे ही नहीं बकाया। पहले ही मैं जान जोखिम करके बकाया वसूलता हूँ। नीरज ने आखिरी बार अपनी बात रखी, लेकिन धवन जी टस से मस नहीं हुए। उनकी नज़र में नीरज ने उसका पैसा फंसा दिया था। ठीक है कहकर नीरज लौट आया। निकिता को जैसे ही सब पता चला वह सिर पकड़ कर बैठ गई। उसे तो डर था, वही हुआ। उसे अब आगे का जीवन अंधकारमय लग रहा था। कुछ समय समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इस बार डर तो नीरज भी गया था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाकर कहा, तुम चिंता ना करो, मैं यहीं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूँगा। पराए शहर में इस दिन के लिए नहीं बैठे थे। इतने वक्त से वह अचानक से ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं सब। हमें कहीं नहीं छोड़ा उन्होंने। अब किराए के घर पर कैसे रहेंगे हम बिन काम धंधे के। निकिता रोने लगी। उधर धवन जी ने बनारस में बदनामी कर दी कि नीरज ने उनके कई लाख रुपए हड़प लिए हैं। नीरज सब कुछ जानते हुए भी बाजार से उधार वसूलत आ रहा। अधिकांश पैसे वह वसूल लाया और धवन जी को देने के लिए पैकेट में करके ले आया। तब मुंशी जी ने कहा, कहना तो मुझे नहीं चाहिए भैया, लेकिन आप जानते हैं वह आपको आपके हिस्से की फूटी कौड़ी नहीं देंगे। आप यह पैसा मत दो, मुझे आपके भविष्य के काम आएगा। मेरा क्या, मैं कह दूंगा कि आपने मना कर दिया। क्या कर लेंगे वह? वैसे भी कईयों को पार्टनर बनाकर ऐसे इस्तेमाल किया है इस धवन ने, लेकिन वह मेरे शहर में मेरे रिश्तेदारों के आगे मुझे नीचा गिरा रहा है। सब जगह बदनामी कर रहा है। मुझे पैसे से ज़्यादा इज्जत प्यारी है, नीरज ने कहा और मुंशी जी को पैसे दे दिए। धवन जी के पैसे तो नीरज ने दे दिए, लेकिन आगे अब वह क्या करे उसे कुछ पता नहीं था। अब तो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता था। एक तो अब उसकी वह उम्र नहीं थी, दूसरा वहाँ के लोगों की नज़र में उसका रुतबा भी रुकावट था। जिससे भी वह काम मांगता वह मजाक समझते। किसी को भी यकीन नहीं होता कि उसकी परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई है। अरे मालिक, आपको कौन नौकर रखेगा? उसके परिचित ये जुमला बोल देते। वहाँ के मज़दूर अब भी उसे देखते ही उसके हाथ से सामान लेकर घर पहुँचा कर आते, इस उम्मीद में कि जब माल आएगा तो मालिक माल ढुलाई के लिए उन्हें ज़रूर बुलाएंगे। किराए का बकाया और अन्य कार्य भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। उस पर से जो काम किसी के साथ शुरू करता भी तो वह शुरुआत में ही फेल हो जाता। दादाजी दादी जी भी अब नहीं थे। बनारस वाला घर भी कई हिस्सेदार होने के कारण बिक गया और उसे एक छोटा सा हिस्सा रुपए के रूप में मिला, जिसे उसने एफडी कर दी थी। वह भी तोड़कर उसने कर्ज चुकाए। अपनी बेटी मिनी का स्कूल से नाम भी कटवा दिया और प्राइवेट 10वीं की परीक्षा दिलवाई। मिनी को पढ़ने का बहुत शौक था। वह साइंटिस्ट बनना चाहती थी। यह सपना भी उसे नीरज ने दिखाया था। पापा, मैं साइंस ही पढ़ूंगी, आपने ही कहा था। नहीं मिनी, साइंस के अलावा आर्ट्स में भी अपॉर्चुनिटी है। तुम किसी विषय को कम मत समझो। नीरज उसे समझाने लग गया। मिनी जानती थी कि उसके पापा अगर कन्विंस करने लगे तो फिर उनसे जीतना मुश्किल है। फिर वह भी जो कुछ हो रहा था सब कुछ देख रही थी। उसने पापा की मजबूरी समझ रही थी, सो उसने भी हाँ में हाँ मिला दिया। मुश्किलें इतनी ही नहीं थी, अब एक अलग ही रूप में मुश्किल आने वाली थी। वह भगवान ने क्यों भेजी थी? वह मुश्किल थी या आगे संकट में जीने का सहारा बनने वाली थी? या तो आने वाला समय ही बताएगा। निकिता की तबीयत ठीक नहीं थी। निकिता अपनी सहेली के साथ डॉक्टर के पास गई थी। नीरज उसके आने से पहले ही घर पर आ चुका था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मिनी ने दरवाज़ा खोला। निकिता लौट आई थी। मिनी ने उसे देख सवाल किया, अरे मम्मी, आप आ गई। पुष्पा आंटी कहाँ हैं? वह भी तो गई थी ना आपके साथ। वह अपने घर चली गई, उन्हें कुछ काम था, निकिता ने जवाब दिया। उसका चेहरा उदास था। वह नीरज के पास कमरे में जाकर बैठ गई। मिनी, चाय बनाना थोड़ी, निकिता ने कहा। मम्मी, मैं पढ़ रही हूँ, मेरा 10th बोर्ड है। अब की बार मिनी ने कहा तो नीरज ने उसे डांटा, एक चाय बनाने में कितना डिस्टर्ब हो जाओगी तुम। कोई बात नहीं, रहने दो, दूसरे कमरे में जाकर पढ़ाई कर लो, निकिता ने कहा। मिनी को लगा कहीं पापा नाराज़
ना हो तो वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई, जबकि चाय तो बहाना था। निकिता ने उसे कमरे से बाहर भेजना चाहती ताकि वह नीरज से अकेले में बात कर सके। मिनी के बाहर जाने के बाद नीरज ने पूछा, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? क्या कहा डॉक्टर ने? मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, निकिता ने कहा। क्या? नीरज चौंक कर बोला। हाँ, और डॉक्टर ने यह भी कहा है कि हमें इस बच्चे को रखना ही होगा क्योंकि अबॉर्शन से मुझे जान का खतरा है, निकिता बोली। कुछ महीने पहले तो तुम डॉक्टर के पास गई थी, तब तुमने कहा था कि तुम अब माँ नहीं बन सकती हो, नीरज ने पूछा। हाँ, कहा तो था, लेकिन पता नहीं अब तो यही सच है। अब क्या करें? बच्चों को कैसे बताएं, उन्हें कैसा लगेगा, फिर लोग क्या कहेंगे, यह भी सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ, निकिता ने कहा। लोगों की परवाह मैं नहीं करता हूँ कभी भी, लेकिन मैं भी इसके लिए तैयार नहीं था। फिर भी मेरे लिए तुम्हारी ज़िंदगी सबसे ज़रूरी है। जब डॉक्टर की सही सलाह है तो यही सही, नीरज ने कहा। इस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी तो ठीक नहीं है। अपने इन दोनों बच्चों के खर्च को तो हम उठा नहीं पा रहे हैं, उस पर से एक और ले आए। नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी मुझे, निकिता परेशान होकर बोली। ऐसे हिम्मत मत हारो, तुम मेरी हिम्मत हो। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। जो आ रहा है अपना नसीब साथ लाएगा, नीरज ने समझाया। लेकिन लड़की हुई तो, निकिता ने कहा। क्या हुआ तो इतना आगे मत सोचो, सब वक्त पर छोड़ दो, वह हमेशा एक सा नहीं रहता है, नीरज बोला। लेकिन मुझे बच्चों से कहने में संकोच होगा, निकिता बोली। मैं बात करूँगा, नीरज ने कहा। दोनों बच्चों को नीरज ने जब बताया तो पहले तो वे स्वीकार नहीं कर पाए, उन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन नीरज के समझाने पर वे मान गए। नीरज ने बच्चों से हमेशा अपने सारे दुख सुख बांटे थे, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता से हर संघर्ष में हर तरह से साथ देने का वादा किया और साथ दिया भी। नवरात्रि का अंतिम दिन था। उसी दिन निकिता ने बेटे को जन्म दिया। छोटा भाई आने से मिनी और उसका भाई वैभव दोनों बहुत खुश थे। पापा क्या सोच रहे हैं आप? मिनी ने नीरज को चिंतित देखकर पूछा। यही कि अब तो तुम्हारी मम्मी घर का काम भी नहीं कर पाएंगी और उल्टा उन्हें सब कुछ समय से चाहिए होगा, नीरज बोला। डोंट वरी पापा, मैं करूँगी सब। पूछ कर खाना बना लेती हो और मैं अब तो मेरे 10वीं के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं, मिनी ने उसे भरोसा दिलाया। सब ने मिलकर उन परिस्थितियों को भी पार किया। बच्चे भी मुश्किल परिस्थितियों के कारण कम उम्र में ही मैच्योर हो गए थे। नीरज का काम कहीं भी सेटल नहीं हो पा रहा था, इसलिए वे सभी बनारस लौट गए। वहाँ जाकर नीरज ने छोटी मोटी नौकरी तो की, लेकिन उससे भी खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। एक बार फिर नीरज भैया जी के पास पहुँचा, उनसे अपनी आप बीती बताई। नीरज, तुम्हें तो पहले ही आगाह किया था कि धवन जी से सावधान रहो, भैया जी बोले। जी, यह सही है कि तुम बहुत काबिल हो, अनुभवी हो, लेकिन मेरे कंपनी के नियम मैंने तुम्हें भी तभी बता दिए थे। अब वैसे भी सब कुछ बदल चुका है, यहाँ कोई खाली जगह भी नहीं है। भैया जी ने उसे दोबारा काम पर रखने में असमर्थता जताई। नीरज निराश होकर लौट आया। कुछ समय बाद एक मार्केटिंग कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। निकिता ने भी एक दुकान में नौकरी कर ली। साल भर के बच्चे को वह मिनी के पास छोड़कर जाने लगी। वह कष्ट का समय भी कटने लगा, लेकिन आसमान से इस तरह गिरकर ज़मीन पर आना नीरज के दिल पर चोट कर गया था। वह अब की बार उठ नहीं पा रहा था। उसे अपनी असफलता का बहुत धक्का लगा था। उसने निकिता को हर सुख देने का वादा किया था, उसे नहीं निभा पा रहा था। टूर से लौटने पर अगले दिन ही अचानक उसे सीने में दर्द लगने लगा कि शायद यह दर्द जानलेवा हो सकता है। उसे निकिता की चिंता हुई। एक पल में उसके सामने सब कुछ घूम गया कि अगर उसे कुछ हो गया तो निकिता उसकी कच्ची गृहस्थी को कैसे संभाल पाएगी। बेटे की तो अब पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, वह भी उसके बाद निकिता का ख्याल कैसे रखेगा। यही सब सोचकर उसने कहा, निक्की, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कैसे रहोगी? कुछ नहीं होगा, आपको चुप रहिए आप, निकिता ने कहा। अस्पताल पहुँचते वह बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बताया कि नीरज को दिल का दौरा पड़ा है। 72 घंटे कठिन होंगे उसके लिए, हालांकि वे उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। निकिता फिर भी हिम्मत बांधे अस्पताल में ही रही। उसके बच्चे डरे सहमे मामा के घर पर थे। हर बार जब कोई आता तो मिनी डर जाती कि कहीं
उसे कोई बुरी खबर ना दे दे। अगला हर पल क्या संदेश लाने वाला था या किसी को नहीं पता था। क्या नीरज बच जाएगा या निकिता की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी? देखते हैं अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।